नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक पेपर हुआ था आप बच्चों का NIS क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10th का जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था और विषय SST सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, जिसका कोड 213 है। तो आज इस वीडियो में हम उस प्री बोर्ड एग्जाम जो SST का हुआ था आपका NIS के बच्चों का, उस पेपर को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप बच्चे इस वीडियो के माध्यम से ये देख पाएंगे कि ये आपके कितने प्रश्न जो है वो सही है, और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने जो है मार्क्स इस प्री बोर्ड में SST के पेपर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। 100 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, तो सीधे हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, तो पहला सवाल जैसे यहाँ पूछा गया है, देखिए, जैसे शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किस उम्र के बच्चों को अनिवार्य में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2 कहता है लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आगे कहता है प्रश्न नंबर 3 राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका जो सही जवाब है राज्यसभा का बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 6 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला आगे पूछता है, कहता है किसी व्यक्ति के कर्तव्य का क्या अर्थ होता है, उसी शब्दों का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। आगे प्रश्न नंबर 5 में कहता है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार कितने मिले हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। आगे अथवा में पूछा गया है, कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। प्रश्न नेक्स्ट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1885। ठीक, आगे अगला प्रश्न कहता है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यातायात के मुख्य साधन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 कौन मौलिक अधिकारों को कौन से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 11 औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। आगे नेक्स्ट होता है शीत ऋतु की अवधि कब से कब तक की। तो इसका सही जवाब है दिसंबर से फरवरी, ऑप्शन नंबर ए। फिर ग्रीष्म काल की अवधि कब से कब तक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मार्च से मई। अगला प्रश्न देखिए, आगे यहाँ प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 13 में पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो इसके चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही जो जवाब है वो है मराठा और अफगान। ठीक है, ये दोनों के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो आप सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है, आगे कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट कहता है, आगे कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में कौन सी शक्ति के उपयोग से हुई। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाप विचार। चीन में 16 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1914। बंगाल का विभाजन किसने किया। तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है प्रश्न नंबर 18 कहता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन आंदोलन कौन से हैं। तो ये जो है तीनों ही सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे कहता है प्रश्न नंबर 19 कहता है निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत देश के मध्य से गुजरता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पश्चिम की ओर बहती है। तो जो पश्चिम की ओर जो नदी बहेगी वो है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
यहाँ है 21, ठीक है। यहाँ 20 तक तो हमारे 1-1 नंबर वाले सवाल थे, अब हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला हमसे प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया पार्लियामेंट सुधार 1909 की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं पार्लियामेंट सुधार की, तो मार्ले कौन है? ये है भारतीय सचिव, ये भारत सचिव है, ठीक है। और जो मिंटो है ये कौन है? ये वायसराय है, वायसराय, ठीक है, ये वायसराय है। तो क्या क्या हुआ था इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर यहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया था? ये साल 1919 में ये एक्ट आया था, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट सुधार में थे, ठीक है। तो उस समय मॉर्ले जो थे सचिव थे और मिंटो जैसे वायसराय थे। तो साल 1909 में ही इन्होंने नीति को अपने फूट डालो और शासन करो की बात इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में दबाव समूह राजनीतिक दल के बीच में अंतर है। तो अगर हम इसके अंतर को देखें तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ देखिए आप, ये जो है इसके प्रश्न का उत्तर है जिसमें दबाव समूह राजनीतिक दल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर मैच कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अगला सवाल है, कहता है राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या करनी है। तो राज्यपाल की शक्तियां क्या है? तो इनके अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है हमें, सर्व शिक्षा अभियान से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए क्या है? शिक्षा है, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो साक्षरता, अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो साक्षरता को बढ़ाना है, बढ़ाना, ठीक है, साक्षरता को बढ़ाना है। तो सर्व शिक्षा अभियान में आपको जैसे पता है कि 6 से 14 साल के 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी गई है, ठीक है। और इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो है साक्षरता की दर को जो है बढ़ाना होता है, ठीक है। सभी बच्चों को पढ़ाएं, जो है पढ़ें और साक्षरता की दर बढ़े, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न नंबर 25 में प्रत्येक भारतीय नागरिक के क्या कर्तव्य है। देखिए, नागरिकों के क्या कर्तव्य है? अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, मूल कर्तव्य, तो अगर हम कर्तव्य की बात करते हैं तो जैसे हमें अपने संविधान का पालन करना है, संविधान का जो है वो पालन करना हो गया, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय झंडे के अलावा अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं का सम्मान, ये भी हमारे कर्तव्य होता है, महिलाओं का सम्मान, ठीक है। इसके बाद चौथा, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। तो जितने भी मैंने आपको बताए सब हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे कहता है रेल की महत्व स्पष्ट कीजिए। तो रेल की अगर हम बात करते हैं तो पहला इसका पॉइंट क्या है? ये सबसे सस्ता साधन होता है, सस्ता साधन होता है यातायात का। दूसरा, ये हजारों यात्रियों को एक साथ जो है वो यात्रा कराता है, ठीक है। हजारों यात्रियों को एक साथ यात्रा कराता है, सबसे सस्ता साधन होता है। और दूर के जो स्थान होते हैं, स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो रेल जो है वो दूर के स्थानों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। चलिए, आगे आता है वायु परिवहन क्या है। वायु परिवहन की अगर मैं आपको बताएं तो ये सबसे तेज चलने वाला साधन है, सबसे तेज गति से चलने वाला साधन होता है, ठीक है। दूसरा, यह है पहाड़ी और यह पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में भी अपनी जो है सेवाएं वो उपलब्ध कराता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, समानता का अधिकार क्या है। देखिए, समानता के अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। तो 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार होता है जिसमें सभी भारतीयों को, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को बराबरी का अधिकार, ठीक है, बराबरी का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया। आगे से शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में आता है,
ठीक है। और इसमें बेगारी प्रथा, बाल श्रम, ठीक है, बेगारी प्रथा, बाल श्रम इत्यादि जो कुप्रथाएं हैं समाज में, उनको खत्म करने की बात ये कहता है अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के अधिकार है। अगला सवाल कहता है 28 में गांधी जी ने सेवा आंदोलन क्यों वापस लिया? तो गांधी जी ने सेवा आंदोलन जो है चोरी चोरा जो है घटना के बाद उन्होंने जो असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। और ये आंदोलन जो है कब हुआ था? ये 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो लेकिन गांधी जी ने इसे वापस इसलिए ले लिया क्योंकि चोरी चोरा घटना हुई थी जिसमें क्रांतिकारियों ने जो है वो पुलिस थाने में आग लगा दी थी और कई पुलिस वाले उसमें मर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी इस मुद्दे पर इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर है आगे 29 मुख्यमंत्री के कार्यों की व्याख्या। देखिए मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री जो है वो अपने मंत्रियों के नाम मंत्रियों के नाम की सूची किसको देता है? राज्यपाल को देता है। अपने मंत्रियों के नाम की सूची राज्यपाल को देता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा सूची राज्यपाल को देते हैं और विभागों का जब भी कभी मीटिंग होती है, बैठक होती है, जब भी कभी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता जो है वो चीफ मिनिस्टर यानी सीएम करता है, ठीक है। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चीफ, ये जो हमारा मुख्यमंत्री ये करता है और बाकी मंत्रियों के जो नाम की सूची जो है राज्यपाल को देता है, जिसके बाद राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। तो ठीक है, तो ये जो मुख्यमंत्री के जो मैंने आपको काम बताए हैं यही मुख्यमंत्री के क्या है? कार्य भी है। तो आप इसका जो जवाब है वो यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति अनोखी है कथन की पुष्टि। देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो अगर देखिए जैसे मैं यहाँ नक्शा बना देता हूँ भारत का, तो देखिए ये मैंने यहाँ नक्शा बनाया, ठीक है। तो भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो भारत की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी अनोखी है। दूसरा अगर हम बात करते हैं भारत के अक्षांश, देखिए ये जो अक्षांश यहाँ है ये 8 डिग्री 4 मिनट है और जो यहाँ अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इसके बाद ये देशांतर और यहाँ देशांतर, तो ये वाला जो देशांतर है इधर ये है 68 डिग्री 7 मिनट और इधर का जो देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इस तरीके से भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल है, कहता है भूमंडलीय तापन किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है? देखिए भूमंडलीय तापन का मतलब होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट जो है हमारी अर्थ पर आती है और उस जो रोशनी का कुछ भाग जो है वो हमारी अर्थ अवशोषित कर लेती है और बाकी जो है वो चला जाता है। तो जिसकी वजह से लगातार जो है ये भूमंडलीय तापन जो है बढ़ रहा है, तो इससे जलवायु प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसकी वजह से भूमंडलीय तापन की वजह से जो पहाड़ों पे बड़ी बड़ी जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ों पे जो बर्फ है वो सब क्या होंगी? वो पिघल जाएंगी और पिघलने के बाद उनका पानी कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा और समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ जाएगा और जो द्वीप है समुद्र के अंदर वो सब डूब जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमंडलीय तापन जो है ये हमारी जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कहता है भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां प्रमुख है, ठीक है। तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, जैसे क्षेत्रवाद, अगर हम चुनौती की बात करते हैं क्षेत्रवाद है, गरीबी है, निरक्षरता है, लैंगिक जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, ये सारी क्या है? ये सब हमारे भारतीय लोकतंत्र के आगे चुनौतियां, ठीक है।
चलो चलते हैं अगला प्रश्न है तथा भारत राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने वाले विकासों के नाम की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए उत्तर है राष्ट्रीय समारोह को बढ़ावा देना, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का मतलब ये है कि संविधान में जो भी चीजें दी गई हैं उस पर अमल करना। जैसे संविधान में निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्र, समानता आदि के बारे में जो बातें बताई गई हैं उनको अमल में लाना। ठीक है, सरकारी पहल, सरकार जो है ये खुद भी पहल करती है ताकि लोगों के अंदर अपनी विकास और राष्ट्रीय एकता जो है बढ़े। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय त्योहार और प्रतीक। तो ये राष्ट्रीय त्योहार और प्रतीक भी एक तरीके से राष्ट्रीय जो है एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के त्योहारों में बात करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 34। ठीक है, कहते हैं जिला परिषद के आय के स्रोतों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसके आय के स्रोत देखते हैं, चलते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ देखिए इसके जो है ये है उत्तर आय के स्रोत का। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बताया गया है, जैसे लाइसेंस फीस और बाजार शुल्क। ठीक है, उगाए गए भू राजस्व, संपत्तियों से प्राप्त आय। ठीक है, इसके बाद सरकार से प्राप्त अनुदान और विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा आवंटित की गई धनराशि। तो ये सभी क्या है जिला परिषद के आय के स्रोत हैं। ठीक है, जहां से जिला परिषद को पैसा मिलता है। ठीक, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमें दे रखा है 35। कहता है लोगों का एक घटित समूह जो विशिष्ट अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना चाहता हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्वार्थ समूह है, स्वार्थ समूह। ठीक है, स्वार्थ समूह जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, स्वार्थ समूह। लोगों का समूह जो किसी विशिष्ट परिणाम हेतु प्राप्ति हेतु दृढ़ता से दबाव बनाए, तो ये क्या है, ये है दबाव समूह। दबाव समूह जैसे दबाव समूह जैसे किसान। ठीक है, तो किसान आंदोलन जब हुआ था तो ये क्या था, एक तरीके से दबाव समूह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कहता है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, तो अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है क्या पड़ा, रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रोजगार के अलावा अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ, नगरों का विस्तार हुआ, नगरों का विस्तार हुआ। तीसरा, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना हुई, वित्तीय जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस जो है रोजगार मिला, नगरों का विस्तार हुआ और वित्तीय संस्थाओं की जो है वो स्थापना हुई। ये औद्योगिक क्रांति के क्या थे, विस्तार के कुछ प्रभाव थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के परिणाम का विश्लेषण कीजिए। देखिए अगर 1857 के विद्रोह की बात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त कर देते हैं और भारत में महारानी का, ठीक है, यानी महारानी का जो है शासन शुरू हो जाता है। ठीक, तो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और महारानी का शासन जो है वो 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हो जाता है। दूसरा, जो अंग्रेज पैतृक संपत्ति लोगों की छीन लेते हैं, उनकी पैतृक संपत्ति जो है उनको भारतीयों को वापस कर दी जाती है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति जो है वो वापस कर दी जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो समाप्त कर दिया जाता है और महारानी का जो है वो शासन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल कहता है किसी स्थान के पर्यावरण में 20 से 30 वर्षों में आने वाले 2 प्रकार के परिवर्तनों को अंकित कीजिए। क्योंकि अगर हम पर्यावरण के परिवर्तन की बात करते हैं तो एक तो है सूखा पड़ना। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा या जो है क्या हो जाएगा, या परिवर्तन क्या आएगा, या फिर प्राकृतिक आपदा जो है वो बढ़ेगी। तो सूखा बढ़ेगा और प्राकृतिक आपदा जो है दूसरी वो आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है पंथ निरपेक्षता का अर्थ लिखो।
तो देखते हैं इसके उत्तर को। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की, है ना, पंथ निरपेक्षता क्या है, तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान। ठीक है, सभी धर्मों का क्या करना है, सम्मान करना है। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पंथ निरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करना और आगे सभी धर्मों को बराबर समझना, बराबर मानना। ठीक है, तो सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों को जो है वो बराबर मानना, ये पंथ निरपेक्षता का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है राजनीतिक दलों के किन दो कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक दल के पहला कार्य क्या है, चुनाव लड़ना और दूसरा कार्य है प्रतिद्वंदी, जो द्वंदी है, या अगर हम ऐसे बोलें इसको कि दूसरा कार्य विरोधी दल पर नजर रखना, दल पर नजर रखना। ठीक है, तीसरा विरोधी दल पर नजर रखना हो गया। आगे तीसरा अगर हम देखें इसका है क्या होगा, राजनीतिक दल का जो अगर एक कार्य और देखें तो अपनी नीति का प्रचार करना, नीतियों का प्रचार करना। ठीक है, तो विरोधी दल पर नजर रखना, अपनी नीतियों का प्रचार करना। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीतिक दल के क्या है, कार्य है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, कहता है अगला प्रश्न में प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न रह गया हमारा, गुट निरपेक्ष, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति क्यों अपनाई। देखिए भारत ने गुट निरपेक्ष नीति जो इसलिए अपनाई क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थे वो दो उसमें टूट गया था। जो मुल्क था, एक था कौन सा, एक था अमेरिकी गुट, अमेरिका का गुट, और एक था यूएसआर का, यानी सोवियत गुट, सोवियत गुट। ठीक है, तो अमेरिकी गुट और सोवियत गुट ये दो गुट थे। तो भारत इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं हुआ, उसने अपना एक अलग गुट बनाया, उसने अपना अलग गुट बनाया और वो भारत का जो गुट था वो कहलाया क्या, वो कहलाया गुट निरपेक्ष। क्या कहलाया वो कहलाया गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्षता में नीति क्यों अपनाई, ताकि अमेरिका और जो यूएसएसआर है उनके गुटों में शामिल ना हो। ठीक है, तो अगर भारत इनमें शामिल होता तो भारत को भी काफी क्षति होती, इसलिए भारत इस गुट निरपेक्षता की नीति से दूर रहा। आगे कहता है प्रथम विश्व के परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए अगर इसके परिणामों की बात करते हैं तो प्रथम विश्व के परिणामों में क्या है, एक तो राजतंत्र का अंत हो गया, अमेरिका वैश्विक शक्ति बनकर उभरा और सोवियत साम्राज्य तथा हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है कुछ परिणाम थे प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है, कहता है इसमें दूसरे विश्व के परिणामों की व्याख्या करनी है, तो इसके आंसर को देख। तो यहाँ देखिए ये सारे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम, जनधन की हानि हो गई, सोवियत और अमेरिकी शक्ति वृद्धि की, साम्यवाद का जैसे जर्मन का विघटन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगला सवाल है, कहते हैं भारतीय समाज पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला क्या है, सती प्रथा का अंत हो गया, सती प्रथा बंद हो गई। दूसरा महिला पुनर्विवाह शुरू हो गया, महिला पुनर्विवाह शुरू हो गया। तीसरा स्त्री शिक्षा पर जोर, स्त्री शिक्षा पर जोर। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें जो है ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद समाज में शुरू हो गई। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न है, कहते हैं समाज के अभावग्रस्त वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये है, देखिए इसका उत्तर, तो आप यहाँ तक उत्तर जो है इसका देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ ये सारा जो है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, चलते हैं अपने आगे जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 45। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है इटली के एकीकरण को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इटली के एकीकरण को देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर है और यहाँ तक इसके उत्तर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में बोला गया है हमसे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करना है। क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण है ये साल 1871 में हुआ था और इसे करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे बिस्मार्क। ठीक है, तो इस पे उत्तर को देख, तो यहाँ पर आप ये उत्तर देख सकते हैं जर्मनी का। ठीक है, ये सारा जो है इसका उत्तर है। ठीक, चलते हैं अगले। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 46। कहता है हमारे देश में महिला सशक्तिकरण क्यों अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण इसलिए आवश्यक है ताकि महिलाओं का क्या हो, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े। ठीक है, आत्मविश्वास के लिए, ठीक है, समाज में उनकी बराबरी के लिए, समाज में बराबरी के लिए, बराबरी के लिए। ठीक है, और उनकी तीसरा उनकी राजनीति में, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए। ठीक है, तो महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है, समाज में उनको बराबरी दिलाने के लिए सशक्तिकरण जरूरी है, और राजनीति में उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आगे कहता है सड़क मार्ग के 2 लाभ बताने। देखिए सड़क मार्ग का पहला लाभ ये है कि जो सड़क जो है ये हमारे घर को जो है, घर को जो है वो, घर को जो है वो हम कह सकते हैं बंदरगाहों से, बंदरगाहों से, ठीक है, हवाई अड्डों से, हवाई अड्डों से और स्टेशनों से, स्टेशनों से जोड़ती है। ठीक है, तो हमारे घर को सड़क जो है वो बंदरगाहों से, हवाई अड्डों से और स्टेशनों से जोड़ती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका हम ये लिख सकते हैं कि जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, जल्दी खराब होने वाली जो चीजें हैं, खराब होने वाली जो चीजें हैं जैसे दूध है ना, दही, फल, सब्जी, जितनी भी चीजें हैं ये सड़क मार्ग के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो सड़क मार्ग के ये लाभ हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहता रेल मार्ग के किन 2 लाभों को लेकर, क्योंकि रेल मार्ग के लाभ क्या है, ये एक साथ इसमें हजारों लोग यात्रा कर सकते हैं, हजारों लोग जो है इसमें यात्रा कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये होगा क्या कि रेल जो है भारत के दूर, भारत के दूर के क्षेत्रों को, दूर के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, दूर के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। मतलब अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर, यहाँ अगर श्रीनगर है तो वो यहाँ तमिलनाडु के उस हिस्से को जो है रेल के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न नंबर 48। कहता है यहाँ हमें समुद्र एक मानचित्र दिया गया है जिसमें हमें 4 समुद्री तट दिए गए हैं, तो हमें उनके सही नाम जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हमें दिया गया है, तो जैसे इधर दिया गया है ये वाला जो समुद्री तट का नाम है हमारा, यह है कौन सा, यह है मारमा गांव। कौन सा, ये है मारमा गांव, मारमा गांव। ठीक, इसके बाद ये है हमारा कौन सा, पारादीप, पारादीप। ठीक, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये है चेन्नई। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें इधर तो ये है कोच्चि, कोच्चि। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अपने नक्शे को भी कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखिए आगे प्रश्न। अब हमें अगला प्रश्न दे रखा है इसमें 49वां, जिसमें हमें कुछ जो स्थान दिए गए हैं वो बताने। तो जैसे इसमें दिया गया है हमें पश्चिमी घाट, इसमें हमसे पूछा गया है पश्चिमी घाट कहाँ है, कृष्णा नदी में, गिर राष्ट्रीय पार्क और सबसे कम बिजली घनत्व वाला राज्य। तो देखिए अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं पहले तो ये देखिए अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ से देखिए यहाँ तक ये सारा क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है। और गिर राष्ट्रीय पार्क जो है यहाँ पर, ये गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर जो पार्क है वो आपका गुजरात में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अगर हम कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी जो है इस तरीके से निकलती है, यहाँ से इस तरीके से कृष्णा नदी निकलती है। तो ये हमारी कौन सी नदी है, ये है कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, कहते हैं अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या योगदान था। तो देखिए राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में आप देख सकते हैं इधर, सारा उनके बारे में लिखा हुआ। उन्होंने 1828 में समाज की स्थापना की थी। उनका जो है समाज में जो महिलाओं पर जो बुरा व्यवहार होता था, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था, उन पर उन्होंने रोक लगाई। तो राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया, सती प्रथा को उन्होंने बंद किया। ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिलकर सती प्रथा के खिलाफ जो है उन्होंने कानून बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इनका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने 1828 में इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और सती प्रथा को इन्होंने साल 1829 में जो है बेंटिक जो उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे उनके साथ मिलकर उसको सती प्रथा को इन्होंने बंद करवाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहता है स्वामी विवेकानंद का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या योगदान है। तो इसके उत्तर को भी देखते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, जैसे ये देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, और इन्होंने 1897 में इन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण जो थे, ये रामकृष्ण जो थे ये कौन थे, ये स्वामी विवेकानंद के क्या थे, ये उनके विवेकानंद स्वामी के गुरु थे। तो इन्हीं के नाम के ऊपर इन्होंने साल 1897 में रामकृष्ण मिशन को बनाया था। ठीक है, तो इनका समाज में काफी योगदान रहा है। ठीक है, तो इन्होंने समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए बात की, जातियों और अस्पृश्यता को दूर करने की बात कही, और जितनी भी अज्ञानता लोगों में फैली हुई थी उसको हटाने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, कहता है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति से संबंधित निर्देशक तत्वों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तर इसका, तो ये सारे इसके पॉइंट्स के आप इस तरीके से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न इसमें दिया है, ये देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के शांति सुरक्षा से निपटने के लिए रणनीतिक और नीति के विकास में क्या योगदान है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये है इसका उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आप ये उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो इस तरह बच्चों ये हमारे सभी प्रश्न जो हैं कंप्लीट होते हैं, और इन सभी प्रश्नों को मैंने बहुत डिटेल में आप बच्चों को बताया है, और उम्मीद करता हूँ आप बच्चे अपने आंसर को मैच कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अपने आंसर्स को मैच कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी अगली और नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।